हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला की टॉप 50 एमसीक्यू के ऊपर। तो देखिए, इन एमसीक्यू के माध्यम से आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है वर्णमाला का। और आज आपका 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कंप्लीट वर्णमाला से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू। और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बने हैं वर्णमाला के, उनको भी मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज के कंप्लीट सेशन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, हम बिल्कुल सरल क्वेश्चन से प्रारंभ करके और देखेंगे जो टफ क्वेश्चन भी बनते हैं। हर एक स्तर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब बताइए क्या है। ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर, डी है वर्ड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जिनको पता है, अटेंड करने से पहले एक चीज़ आप करें कि एक पेज लें, एक पेन लें, उस पर नंबरिंग कर लें टॉप 50 क्वेश्चन और ट्रिक लगाते जाएं आपका कितना सही हो रहा है। और वो वैल्यूएबल आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये भी आप हमारे साथ क्या करें, कमेंट सेक्शन में डालते जाएं कि आपका इतना करेक्ट हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन देख के, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, वर्णमाला किसे कहते हैं। ए है शब्द के समूह को, बी है वर्णों के संकलन को, सी है शब्द गणना को, डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं शब्दों के समूह और वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। बताइए, कंठ ध्वनियाँ क्या होती हैं जो कंठ के पास से निकलती हैं। तो ऑप्शन ए है क ख, बी है य र, सी है च ज, और उसके बाद डी है ट ड़, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप क्या करें, एक बारी क और ख बोल के देखें, ठीक है। तो आवाज़ आपके कंठ के पास से निकलती है, ठीक है, क ख, ठीक है। तो प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, आपके कंठ पे, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें आप चूज कीजिए, अगर जिनको पता है मूर्धन्य क्या है, तालव्य क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान है। जिनको नहीं पता वो अभी मैं बता दूंगा बिल्कुल साइंटिफिक वे में, ठीक है। तो ए है ग घ, बी है ज छ, सी है ड ढ, और डी है प फ, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड ढ। अब देखिए, ये मूर्धन्य क्या होता है, कंठ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, ओष्ठक क्या होता है। आप एक बारी मेरे साथ क ख ग घ पढ़ के अभ्यास कर लीजिए इसी क्वेश्चन में, ठीक है, जो आप आज के बाद कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कंठ ध्वनियाँ, तो आप देखेंगे उसके उच्चारण में कंठ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है क्या, ठीक है। अगर हाँ तो वो कंठ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, कंठ से, और हमारा कंठ से अभी हमने देखा क निकल रहा था, ठीक है। उसके बाद कंठ से आप बाहर आइए, कंठ से बाहर आते हैं तो दूसरा पार्ट आपका आता है तालु, ठीक है। क्या आता है, तालु। अब जब आप क ख ग घ अंग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका सीरीज क्या आता है, च छ, ठीक है। तो जब आप च छ बोलते हैं, तो च जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ जाके तालु से टच होती है, ठीक है। तो च बोलिए, छ बोलिए, ज बोलिए, झ बोलिए, इया बोलिए। तो इसमें क्या होता है, इया को थोड़ा सा अलग चीज हम बोलेंगे, लेकिन थोड़ा आगे हट के उसको जानेंगे। लेकिन आप च से लेके झ तक देखिए, आपका जीभ जाके तालु पे टच हो रहा है, ठीक है। अब हमने देख लिया कंठ देख लिया, तालु देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, मूर्धन्य। अब मूर्धन्य हम इसको यम से डिनोट कर लें समझने के लिए। देखिए, कंठ से हम आए तालु पे, तालु से मूर्धन्य पे। मूर्धन्य यानी कि दांत के ऊपर जो आपका जो होता है ना मसूड़ा, तो अंदर वाले मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है मूर्धन्य, ठीक है। अब जब च से इया तक पढ़ लेते हैं तो आपका कौन सा सीरीज आता है, एक बारी बताइए, ट ठ, ठीक है। क्या आता है, ट ठ। तो जब आप ट ठ पढ़ते हैं
तो आपकी जीभ जाके दांत के अंदर वाले मसूड़े के थोड़े से ऊपर टच होती है, ट ठ बोलिए, तो वो हो जाते हैं ट से लेके र तक की सीरीज में आपका क्या आता है, मूर्धन्य वाला। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और बाहर आइए। ठीक है, बाहर आएंगे, अब देखिए मूर्धन्य से बाहर आएंगे तो आप कहाँ पे आके अटकेंगे, दांत पे। कहाँ पे आएंगे, दांत पे, यानी कि हम इसको दांत को डी से डिनोट कर लें। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आपने ट से ड तक पढ़ लिया, अब च से भी य तक पढ़ लिया, अब आप त पे आइए। अब त बोलिए, थ बोलिए, द बोलिए, तो एक बारी क्या है ना, आपका ऊपर वाला दांत आपके जीभ को आके टकता है। बोलिए त, थ, द, तो ये क्या है, दंत है। ठीक है, त, थ, द, ध, न, ये क्या है, दंत पे आके टच होती है। ठीक है, हमने देख लिया क्या, कंठ देख लिया, तालुब्य देख लिया, मूर्धन्य देख लिया, दंत देख लिया। अब ठीक है, अब देखिए बिल्कुल मुख से बाहर निकल जाइए तो आपका आ जाएगा होठ। क्या आएगा, होठ। होठ को हम यच से डिनोट कर दें यहाँ पे। तो अब देखिए आपने क्या कर लिया, त से ध, द, न पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या पढ़ेंगे, प, फ। ठीक है, तो आप प बोलिए, फ बोलिए। ठीक है, तो आपके दोनों होठ क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो क्या हो गया, प ओष्ठ्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ओष्ठ्य। तो आप प, फ, ब, भ जब बोलेंगे तो दोनों होठ आपस में टच हो रहे हैं। तो कितना टेक्निकल है हमारा क से अंग तक, है ना। क से अंग तक देख लिया, च से, जैसे जैसे हम बाहर आए देखिए हर एक स्तर पे यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, कंठ से, तालुब्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से और होष्ठ से हमने देख लिया। और उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। एक बारी आप कंठ से लेके होठ तक आएंगे तो सारे लेटर्स का आपको मिल जा रहा है। ठीक है, अब जो य, र, ल है ये सब क्या है, संघर्ष वाली हैं, तो उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको देखिए सेशन पसंद आता तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आपको एक लाइक करने में क्या जाता है ना। लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए भाई, तभी तो आप सीखेंगे इतना कुछ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार ध्यान से। निम्न में से अल्प प्राण का इसमें कौन है जो वर्ड है। ठीक है, अल्प प्राण क्या होता है, ठीक है, वो आप अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताइए इनमें से अल्प प्राण कौन सा है। ए है अ, आ, बी है क, ग, सी है थ, ध, डी है फ, भ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि क, ग। अब ये अल्प प्राण होता क्या है ये भी समझ लीजिए, इसी लगे हाथ, है ना। मैंने बोला था कि कंप्लीट रिवाइज करके जाएंगे तो रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास क्या हो, मुख से सीमित रूप में निकलता हो। देखिए आप क, ख बोलिए तो क और ग जब आप बोलते हैं तो मुख से जो है, जो श्वास है वो क्या है, पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है। ठीक है, एक सीमित मात्रा में निकलता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और जब क और ग का उच्चारण करते हैं आप तो इसमें हकार जैसी मतलब ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के उच्चारण वर्ण को हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, देखिए ये जो वर्णमाला हमारा चैप्टर है ना, ये तो कहने के लिए हिंदी है लेकिन ये बिल्कुल तकनीकी भाषा है, कितना व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है ना। अभी हमने पढ़ के देखा कितना तकनीकी रूप से सजाया गया है हमारा वर्णमाला। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बताना है नासिक के व्यंजन इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ए है, ये क्या है, पेटखरुआ सा इसको बोलते हैं। ठीक है, बी क्या है, इयो है, और सी क्या है, ग है, और डी क्या है, ज है। तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। अब चूज कीजिए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो एक बारी आप ध्यान फरमाएं, नासिक के व्यंजन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेकिन ये क्यों करेक्ट होगा। ठीक है, एक बारी आप इया का उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे क्या होता है नासिक के व्यंजन में, तो आप ध्यान से सुनिए, जब क्या हो आपका नरम तालु क्या हो जाए, नीचे लाकर जब आप ध्वनि उत्पन्न करें, अपना जो तालु है। ठीक है, अभी हमने जो तालु की बात करी थी, तालु पे जो च, छ, ज, झ वाली सीरीज हमने पढ़ी थी, तो उसी तालु को नरम करके आप नीचे लाते हैं। ठीक है, और आपका जो मुंह है, ठीक है, वहाँ से वायु नहीं निकलता है, वहाँ से वायु निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और वायु आपके थोड़े से नाक से निकलता है। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन। ठीक है, तो इया बोलिए, तो आपको कैसी आ रही है, देखिए इया, तो आपके यहाँ पे ना आपके नाक के रास्ते थोड़ी सी
क्या निकल रही है, श्वास निकल रही है, ठीक है। और होठ से श्वास थोड़ी सी हल्की निकल रही है, दिक्कत हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और आपका तालु भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा लचीला हो गए, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ऐ वर्ड कहलाते हैं, अब बताइए क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है नासिक्य, बी है मूर्धन्य, सी है ओष्ठ्य, डी है कंठ तालव्य, ठीक है। तो उच्चारण करके खुद देखिए, ए ऐ, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठ तालव्य, ए ऐ, ठीक है। एक बार बोल के देखिए, ए ऐ, ठीक है। तो आपके कंठ पे भी जोर पड़ रहा है और आपके तालु पे भी जाके होठ हल्का सा टच हो रहा है, ए ऐ, ठीक है। तो कंठ पे भी है और थोड़ा सा तालु का भी इसमें संपर्क है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन सा है, ठीक है। अब ऑप्शन ए देखिए, अ आ, बी है ई, सी क्या है, उ, डी क्या है, अंक अह, ठीक है। तो अयोगवाह वर्ड क्या होते हैं, अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंक अह। अब यहाँ पे देखिए जो विसर्ग लगते हैं, देखिए अ है और अ है, ठीक है। यहाँ पे एक विसर्ग और यहाँ पे अह, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक तरह से हकार निकल रहा है, ठीक है, अंक अह, है ना। तो जहाँ पे विसर्ग प्रयोग हो उसे हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह वर्ड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। तो देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं पता तो मुश्किल है, ठीक है। ए है पुनः, बी है इलाहाबाद, सी है दिल्ली, डी है उत्साह। अब इसमें द्वितीय व्यंजन कौन सा है, बताइए किस शब्द में है द्वितीय व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। अब द्वितीय व्यंजन जैसे मान लीजिए ल का 2 बार यहाँ पे उच्चारण हुआ है एक साथ, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ पे प्रयोग होते हैं और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीय व्यंजन, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेंगे। दिल्ली हो गया, ठीक है। अगर आपने पप्पी लिखा तो वहाँ पे भी, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ भी जैसे मम्मी आप बोलते हो तो वहाँ पे भी, तो आप अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको शब्द उच्चारण या फिर वर्ण उच्चारण का ज्ञान है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है। तो अगर इसका नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ऑप्शन ए है प्रकंपी, बी है स्पर्शी, सी है संघर्षी, डी है स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघर्षी। आप 100 बोलिए तो देखिए 100 बोलने में आपको संघर्ष थोड़ा सा, मतलब आपकी सांसें थोड़ी संघर्ष करती हैं, श है ना, पेट खरुआ श, है ना, बोलता है ना पेट फरुआ श, ऐसे कुछ करके, और उसके बाद श, ठीक है, उसके बाद ह, है ना। तो ये क्या है, संघर्षी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है नवीन विकसित ध्वनियाँ। तो ए है ख ग, बी है उ, सी है ऐ औ, डी है श स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि ख ग जो है ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। वैसे आपको पहचानने के लिए आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ, जहाँ पे आपको नुक्ता प्रयोग होता दिखाई दे, ठीक है। नुक्ता जैसे मान लीजिए जो हम लिखते हैं तो यहाँ नुक्ता प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको विशेषकर नुक्ता प्रयोग होता दिखाई दे तो वो प्रतीक चिन्ह होता है किसका, नवीन विकसित ध्वनियों का, ठीक है। ये सिर्फ एक मात्र ट्रिक है, तो इसे आप समझिएगा, ठीक है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, ख को लिखते हैं ना, तो ख में नुक्ता, ख जब उच्चारित करते हैं तो नुक्ता प्रयोग होता है ना। ग में भी प्रयोग करते हैं कुछ विशेष शब्दों में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए क्या है, थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, ठीक है। और अभी तक उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और जुड़े रहिए, खूब मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़िए ध्यान से। कौन सा घोष वर्ड है, बताइए। ए है ख, बी है च, सी है म, डी है थ।
अब इसमें देखिए घोष वर्ड का अगर डिफिनीशन आपको पता हो तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल करने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। घोष वर्ड होता क्या है और अघोष वर्ड क्या होता है, इसमें ख च म थ में घोष वर्ड आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं घोष वर्ड का, ठीक है, तो इसमें जहाँ पे भी आपको म दिखे, ठीक है, तो उस पे आपको ट्रिक करना है। ये क्या है, एक घोष वर्ड है, ठीक है। अब घोष और अघोष में थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए और कुछ वर्डों को जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं। देखिए जिन वर्डों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग हो, क्या हो, केवल नाद का उपयोग हो, उन्हें हम घोष वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनका उदाहरण क्या हो सकता है, नाद क्या होता है, आप एक बार ना ड बोलिए, ठीक है। इसमें कहीं पे भी आपको हुंकार लेने की आवश्यकता है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कहीं सांस भरने की आवश्यकता है नहीं है। तो ऐसे वर्डों को हम क्या बोलते हैं, घोष वर्ड, जहाँ पे सिर्फ नाद का प्रयोग हो। ड, कहीं सांस आया न गया, कोई दिक्कत नहीं है। ढ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ड़ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। द बोलिए, ध बोलिए, न बोलिए, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ नाद का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अगर आप अघोष वर्डों की बात करते हैं तो वहाँ पे श्वास का प्रयोग होता है, जैसे ट बोलिए, ठीक है, उसके बाद ठ बोलिए, उसके बाद त बोलिए, थ बोलिए, तो सांस क्या है, निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो अमानक वर्ड है, ठीक है। अब ए है ख, बी है घ, सी है म, डी है ध, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए, अमानक वर्ड इसमें क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो इसमें है आपका म, एक अमानक वर्ड है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कहीं भ लिखा दिखाई दे तो ये भी एक अमानक वर्ड है, ठीक है। तो इन्हें आप पहचानिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क, ग, ज, फ, ठीक है। इसमें आपको बताना ये ध्वनियाँ किसकी हैं। ए है संस्कृत की, बी है अरबी फारसी की, सी है अंग्रेजी की, डी है दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरबी फारसी की, ठीक है। क, ग, ज, फ, ये सब कौन सी भाषाएं हैं, अरबी फारसी की, ठीक है, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गए हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा सटीक हो गया है, ठीक है। यहाँ शब्द बचाने या वर्ण बचाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें आपको बताना क्या है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ए है 50, बी है 51, सी है 52, डी है 53। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छ, ठीक है, जो छतरी वाला छ होता है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए है मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष वर्ड, ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ड, ऑप्शन डी है तालव्य, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जिनको पता है उन्होंने कर लिया होगा, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बताऊंगा और वो एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक संयुक्त वर्ड। अब संयुक्त वर्ड क्या होता है, ठीक है, जैसे देखिए छ, आपको जो ये छ दिख रहा है ये अकेले नहीं बना है, इसको बनाने के लिए क्या होता है, दो वर्डों का प्रयोग होता है, एक क और एक पिटखरुआ सा, ठीक है। इनसे मिलके क्या बनता है, छ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। ए है क, बी है छ, सी है त्र, डी है ज्ञ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था क प्लस स, ठीक है, तो पहले कौन आ रहा है दोस्तों, इसमें क। तो इसमें ज़्यादा टेक्निकल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क, ठीक है। तो एग्जाम में भी आया तो आपको ऑप्शन नंबर क ही लगाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपने ये पढ़ा है संयुक्त वर्ड और संयुक्त संयोजन तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। तो आपको बताना है ज्ञ वर्ड किस वर्णों के संयोग से बना है, ठीक है, ज्ञ। अब देखिए ए है ज और य, बी है, यहाँ पे क्या है आधा ज
ठीक है, और क्या है य, उसके बाद ज और ध, उसके बाद ज और य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज आधा प्लस य से बनता है क्या बताइए, ज्ञ बनता है। ठीक है, तो ये आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, अन्यथा मुश्किल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अभी देखिए अघोष वर्णों का हमने डिफिनीशन देखा था। ठीक है, अघोष वर्णों की हमने परिभाषा देखी थी, उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ठीक है, ए है अ, बी है ज और झ, सी है ह, डी है स। तो दोस्तों इसमें बताइए अघोष वर्ण कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमने समझा था। ठीक है, अघोष वर्ण जिनके उच्चारण में हमें थोड़ा क्या करे, श्वास निकालना पड़े, श, है ना। तो ये क्या है बताइए, अघोष वर्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ उच्चारित कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने खूब अच्छे से समझा था क्वेश्चन नंबर 4 में, उम्मीद है कि अभी तक आपको याद होगा। तो ए है मूर्धा, बी है कंठ, सी है तालु, डी है दंत। ठीक है, तो बताइए क ख ग घ। ठीक है, घ कहाँ से आ रहा है, कंठ से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, कितने मिनट में किया हमने, बहुत ही कम समय लिया हमने, 21 मिनट में हमने बहुत टेक्निकलिटी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए अपने 20 क्वेश्चन। अब अगले 20 क्वेश्चन हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप पानी पी लीजिए तब तक, है ना, और मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फिर से हम आते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन लेके। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दीजिए, क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं। ये सिर्फ आपका टेस्ट है। ठीक है, कि आप कितने अटेंटिव होकर इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप कमेंट में इसका आंसर टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। देखिए फुल एनर्जी के साथ देखना है, बिल्कुल भी निद्रा नहीं आनी चाहिए आंख में, है ना। अगर वर्दी चाहिए तो आपके आंख में नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंतय है। दंतय नहीं है, सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है दंतय नहीं है। तो ए है त, बी है न, सी है द, डी है ट। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने अभी समझा था दंतय कौन कौन से हैं, जहाँ पे दांत जाके टच करे। तो इसमें देखिए कहाँ पे टच नहीं हो रहा है, ट में टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ट बोलते हैं तो ये जाके मूर्धन्य पे जीभ टच होता है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आपने सीख लिया तो आपके लिए आसान है, नहीं सीखे होते तो कठिन होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ध्यान से। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिनको पता है उनके लिए बहुत सरल है ना। तो ए है अनुस्वार, बी है अयोगवाह, सी है अंतस्थ, डी है अकारात। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, रट लीजिएगा, इसको बोलते हैं अकारात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, 6 वर्ड किसके योग से बना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जस्ट आपके लिए एक ट्रायल क्वेश्चन है, आप इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर हमें दीजिए। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार ध्यान से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है बताइए। ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 13। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, है ना, पता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। चलें अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। अब बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है ना। लग रहा होगा लल्लू सा, लेकिन एग्जाम में जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है ना। तो ए है अ, बी है उ, सी है ए और डी है इ। तो इसमें आपको इ एग्जाम में अ जैसा दिख सकता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने चूज किया है कि यहाँ पे एक बार आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान दें, है ना। इ और अ के लिखावट में क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है ना। तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में से कौन टी वर्ग का ट वर्ग का नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। ए है ठ, बी है ढ, सी है ड, डी है घ। अब बताइए
घ आता है क्या टी वर्ग में, ट वर्ग में नहीं आता है, ट ठ ड ढ ड़ आता है, घ कहाँ से आ गया, ये तो क वर्ग का है ना। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लिया आपने। देखिए ये रिवीजन सेशन है तो इसमें छोटे बड़े क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना। चलिए अब आपसे यहाँ पे प्रश्न बन रहा है थोड़ा सा टेक्निकल, है ना। अब यहाँ पे आप सोचोगे हमने क्या देखा था 52, क्या देखा था हिंदी में वर्डों की संख्या, हमने देखा था स्वर कितने 11, है ना। अब यहाँ पे आपके लिए महा कन्फ्यूजन का विषय है। अब बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है, ए है 32, बी है 34, सी है 33, डी है 36। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर भी है, लेकिन इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और क्यों है, क्या है, कैसे है, ये हम डिटेल सेशन में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है 33, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, बताइए पश्चिम स्वर कौन सा है। ए है आ, बी है ई, सी है ज, डी है ढ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार आप उच्चारित करके देखिए, ठीक है। इसका उच्चारण कीजिए आ, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आ जो है शब्द कंठ के पीछे से आ रही है, आ, है ना। तो ये क्या है पश्चिम स्वर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत सिंपल सा है, आपसे बताना है निम्नलिखित में से कौन योगवाह है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सिंपली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ये इस भाषा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये PYQ है, तो इसे अटेंड कीजिए। अभी हमने विसर्ग देखा था, है ना। तो आप बताइए ए है विसर्ग, बी है महाप्राण, सी है संयुक्त व्यंजन, डी है अल्प प्राण। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योगवाह कौन है, बताइए विसर्ग, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था अंक पे और अह पे देखा था ना विसर्ग, तो सिंपल सी बात है विसर्ग ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ध्यान से। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, सिंपल सी बात है ना। उच्चारित करके देखिए, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। ए है दंत है, बी है ओष्ठ है, सी है तालव्य, डी है इनमें से कोई नहीं। अब च छ ज झ जब आप पढ़ते हैं तो कहाँ पे टच हो रहा है, बताइए एक बारी, तालु पे। तो सिंपल सी बात है ये तालव्य ध्वनि है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एक बारी ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, पूछा जा रहा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ए है छ, सी बी है पिटखरुआ स, सी है त्र, डी है ज्ञ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको संयुक्त व्यंजनों का ज्ञान है तो आपसे बनेगा, नहीं तो छूट जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिटखरुआ स, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने संयुक्त व्यंजन देखा था, क और प्लस पिटखरुआ स से मिलके बन रहा था छ, बन रहा था ना, तो ये संयुक्त व्यंजन था। ज्ञ देखा था हमने, आधा ज प्लस य मिला के बना दिया था, ठीक है। तो ये हमारा ज्ञ बन गया था, और यहाँ पे क्या है त्र है। अब आप हमें सर्च करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे त्र का निर्माण किससे किससे होता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। तालव्य व्यंजन है, बताइए इसमें तालव्य व्यंजन कौन सा है, ये हम सीख चुके हैं, है ना। तो इसका जवाब आप दीजिए। ए है च छ ज झ, बी है ट ठ ड ढ, सी है त थ द ध, डी है प फ ब भ, है ना। तो देखिए च छ ज ज्यों ही बोलते हैं तो ये आपके तालु को बिल्कुल जाके जीभ टच करता है, तो च छ ज झ तालव्य व्यंजन है, ठीक है। चलिए ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आप छोड़ के चले आते हैं, है ना। तो ये मूर्खता नहीं करनी है, हमें सीखना है और क्वेश्चन सारे सही करके आना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, बताइए। ए तालव्य, बी उष्म, सी अंतस्थ, डी होस्ट है, ठीक है। तो ये हैं आपके, बताइए अंतस्थ, ठीक है। क्या है अंतस्थ है। अब देखिए य र ल व, ठीक है। उच्चारण करते ही लग रहा है क्या अंदर से, है ना। य थोड़ा सा अंदर से आ रहा है, य बोल के देखिए, ठीक है। तो ये कैसे व्यंजन है, अंतस्थ है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा य र ल व का सीरीज। चलिए अब हम देखेंगे इनमें से अनुनासिक का संबंध होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, है ना। आप लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है ना। तो देखिए अनुनासिक
क्या होता है, नासिक के क्या होता है। अब इसमें आपको बताना है। अब इसमें पूछा जा रहा है केवल नाक से इसका संबंध होता है, बी है केवल मुंह से संबंध होता है, सी है नाक और मुंह से संबंध होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाक और मुंह से दोनों से संबंध होता है अनुनासिक वर्णों के उच्चारणों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है, अब बताइए। ये फिर से अनुनासिक व्यंजन से रिलेटेड ये पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो ए है वर्ग के प्रथमाक्षर, बी है वर्ग के तृतीयाक्षर, सी है वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी है वर्ग के पंचमाक्षर। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अनुनासिक व्यंजन एक इ देखा था। ठीक है, तो अब बताइए वर्ग के पंचम अक्षर है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, ये अब बता चुका हूं, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है, बहुत पढ़ चुकी, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन सेट किया है। अब बताइए, ए है और, बी है ए, सी है क, डी है तालव्य। तो देखिए उच्चारण करते ही जब और का उच्चारण करते हैं आप, और है ना, पहले होठ टच हो रहा है फिर कंठ से आवाज निकल रही है, और है ना, और प्रॉपरली बोलेंगे तो होठ भी टच होगा। ठीक है, और क्या होगा, कंठ से ध्वनि ऐसा होगा कि और बोलने पे कंठ पे प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। देखिए भाषा का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या पहले आता है, क्या उसके बाद। ठीक है, तो अंततः क्या आता है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइए, ए है शब्द ध्वनि वाक्य पद, बी है शब्द वाक्य ध्वनि पद, सी है पद आएगा पहले फिर वाक्य आएगा फिर ध्वनि आएगा फिर शब्द, डी है पहले ध्वनि फिर शब्द फिर पद फिर वाक्य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पहले आएगा ध्वनि, उसके बाद ध्वनि से बनेगा शब्द, शब्द से बनेगा पद, और उन्हीं पदों की मेल से बनता है वाक्य। ठीक है, तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में अपने क्या कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए एक बारी, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो बताइए, ए है अशीर्वक, बी है उत्तीचित, सी है प्रकंपित, डी है संघर्षहीन। तो दोस्तों लॉ जो है ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये किस प्रकार का ध्वनि है बताइए, ये पशीर्वक है। ठीक है, य र ल व बोला था ना, तो ये क्या है, पशीर्वक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है ना। बताइए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ए है अक्षर, बी है वर्ण समूह, बी है क्या वर्ण, डी है वर्णमाला। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर बताइए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्णमाला। ये अपने नोट में अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर सकता है, हैम्पर कर सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में दीर्घ स्वर है, बताइए। ए है ई। अब इसमें देखिए दीर्घ स्वर की बात की है, क्वेश्चन आप बताना है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है नहीं है, क्वेश्चन नंबर 42 में ए है ई। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को नीचे कर दिया है, सी दे दिया है ए, बी है ई, और उसके बाद क्या है, डी है क्या है, ए। अब इसमें बताना है इसमें से कौन है जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए में जो क्या है, ई। ठीक है, ई क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में आ गया है ना, तो उससे निकल गया है, दैट इज द मिस्टेक ऑफ टिप, छोड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसी क्वेश्चन को क्या किया गया है बताइए, थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। इसमें पूछा जा रहा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ए है ए, सी है ऊ, बी है ई, डी है ओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
मूल दीर्घ स्वर नहीं है। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, बताइए। ए है अनुनासिक, बी है अनुनासिक, ओहो सी है ह्रस्व, डी है प्लुत। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, ये तो दोनों वैसे एलिमिनेट कर दीजिए, और ह्रस्व और प्लुत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि प्लुत। और प्लुत होता क्या है, बताइए, प्लुत क्या होता है। अभी अगले क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे कि प्लुत क्या होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपने देख लिया, डी। अब बताइए यहाँ पे है ना, अब इस क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे प्लुत स्वर कौन सा है इसमें, बताइए। ए है ओम, बी है ओम, सी है ओम देखिए ये आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है ना, ये एलिमिनेट कर दीजिए। ये सिर्फ सीखने के लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि प्लुत स्वर बहुत लोगों को नहीं पता होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए ये जो आप ओम पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो आप ओम पढ़ते हैं ये प्लुत स्वर है। क्यों, क्या, कैसे, देखिए ओम का निर्माण कैसे होता है, अ उ म से। ठीक है, और इसी का मिला जुला स्वर अब आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ओम, है ना। तो इस प्रकार के स्वरों को हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। और इसके उच्चारण में बहुत समय लग रहा है ना, छोटा सा है लेकिन उच्चारण इसका लंबा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये भी थोड़ा सा आपको घुमा सकता है। बताइए, हिंदी स्वरों का बोलबाला जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसका क्रम नहीं आएगा, बताइए। ए है अग्र स्वर नहीं आएगा, बी है मध्य स्वर नहीं आएगा, सी है पश्च स्वर नहीं आएगा, डी है विपरीत स्वर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विपरीत स्वर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, यानी कि जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है। ए है पश्च विपरीत, फिर डायरेक्टली सी है अग्र विपरीत, बी है अग्र संवृत, और डी है पश्च संवृत। ठीक है, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्च संवृत। उच्चारण इसका देखिए, उच्चारण ऊ है ना, लग रहा है कंठ के पीछे से आ रहा है ना, पश्च संवृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। ए है अ, सी है आ, बी है ई, डी है ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ई। ई क्या है, अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। अब हम अपने क्वेश्चन सीरीज के कंप्लीट होने के बहुत करीब हैं, तो हमने बहुत ही जल्द देख लिया 40 मिनट के अंदर, है ना। ओ अ किस प्रकार के वर्ड हैं, ओ अ उच्चारित करके देखिए। ए तालव्य, सी दांतोष्ठ है, बी मूर्धन्य, डी कंठोष्ठ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठोष्ठ है। ठीक है, क्या है, कंठ और ओठ के मेल से इसका उच्चारण हो रहा है। ओ है ना, ओ कंठ पे जोर पड़ रहा है और होठ आपके ट्विस्ट हो रहा है। ओ अ है ना, ओ अ है ना, तो ये किस कैसा है, कंठोष्ठ है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ठीक है, कंठ का भी प्रयोग हो, तालु का भी प्रयोग हो। ए है ई, सी है ओ, बी है आ, डी है ए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए। क्या है, कंठ तालव्य। उच्चारित करके देखिए, ए ए ए है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तालु का प्रयोग हम कर रहे हैं। ए देखिए, आप तालु का इसमें थोड़ा सा प्रयोग है और कंठ का भी प्रयोग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। ठीक है, तो देखिए अगर आप सही से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन है ना, बिल्कुल तुरंत कर लेंगे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर तो आज बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क होगा, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। बाकी आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने 50 क्वेश्चन देख लिए, जहाँ पे समझने वाली बात थी उसको हमने समझा भी। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है फीडबैक देने की। अब देखिए इस सेशन आपने एंजॉय किया है तो कंप्लीट देख लिया है, तो एक बारी लाइक करने में कुछ नहीं जाता है ना, बस ऐसे जाके टिक करना होता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुत पसंद आया आपको थोड़ा भाई शेयर करना चाहिए तो कर दीजिएगा, कुछ जाता नहीं है वैसे, है ना।
तो ये सब करनी चाहिए, अच्छी बात है ना, अच्छा लगता है। चलिए, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, खूब पढ़ें और खूब ध्यान से पढ़ें कि ये 100 जो सॉरी ये जो आपका 1.5 महीना है इसे यूज़ कीजिए, है ना। खूब ध्यान से पढ़िए। चलिए, बाय बाय।